बताओ। सर हमारे पास एक क्लाइंट आए थे उन्होंने एक क्वेरी रेज़ करी थी कि उनका जो बच्चा है वो बहुत एग्रेसिव है और मिसबिहेव कर रहा है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर रेमेडी है? कितने साल का बच्चा है? 3 इयर्स अप्रॉक्स। 3 इयर्स का मिसबिहेव करना एक कॉमन बात है बहुत। मतलब अगर वो उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके कस्टम्स के थ्रू और जो आपको मतलब कैसे मैच्योरिटी के साथ बिहेव करेगा, तो वो एक मेरे को लगता है कि उसके लिए कोई रेमेडी पूछनी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि ये बच्चों से अलग हट के बिहेव कर रहा है। बाकी वो मिस्टीवियस है, मिसबिहेव कर रहा है, तो वो उसका तो मतलब करना है उसको, बेसिकली उसका उस टाइम पे एज मांग रही है नई नई चीज़ों एक्सप्लोर करना, तोड़ना फोड़ना। और जो फायर एलिमेंट के बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं इतने इस एज के अंदर, तो वो तो बहुत तोड़ फोड़, चोट खाना, भाग भाग के चीज़ों को लेके मतलब रो पड़ना, तो ये तो बहुत कॉमन है। मतलब इसकी कोई रेमेडी नहीं है और ये तो इरेलेवेंट क्वेश्चन है बेसिकली। अगर सर अगर ये कोई पूछ रहा है, बेसिकली हम तो ये बोलते हैं उसको कि आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करो। उनको दिक्कत है कि वो बच्चों से परेशान हो गए अपने इस एज के भी, तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर सर ये कोई टीनेजर होता? हाँ, टीनेजर होता तो फिर वो देखा जाता है कि उसका एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, वो किस चीज़ में आ रहा है, क्या चीज़ सप्रेस कर रहा है वो, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो रहा है इरिटेट होके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सप्रेस कर रहा होगा। अगर वो फ्लो में होता, अपने पैटर्न्स को जी रहा होता, तो वो फ्लो में होता, सप्रेस नहीं होता। How will that kid know what is being suppressed? मैं कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स अगर कोई टीनेजर है कहीं ना कहीं से वो एंगर स्टेम कर रहा होगा, राइट? वो एंग्स कहीं ना कहीं से आ रहा है, बट दैट किड विल नेवर नो कि वो कहाँ से आ रहा है, राइट? हाउ डू यू फाइंड कि वो कहाँ क्या छुपी, व्हाट इज द सरप्राइज थिंग दैट इज बिहाइंड दिस होल बिहेवियर? वो एक अच्छे काउंसलर की टेक्निक है कि वो उससे वो कैसे निकालेगा बेसिकली। काउंसलर की काउंसलर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, या फिर फ्रेंड्स हो गए, या फिर पेरेंट्स हो गए, या फिर एल्डर सिस्टर्स एंड सिबलिंग्स हो गए बेसिकली। तो उन लोगों की है कि उससे बात करके कोई भी उसको मतलब एक फ्रेंड जोन में लेके उससे पूछे कि भाई तेरे को क्या चीज़ सप्रेस कर रही है, क्या तू सप्रेस कर रहा है, क्या चीज़ है जो तू छुपा के बैठा किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से तू पूरी लाइफ में इरिटेट हो रहा है। ओके और वो इरिटेशन बाहर निकल रही है किसी के भी रूप में, वो भले एग्रेशन हो, मारपीट हो, गाली देना हो, अब्यूज़ करना हो किसी को भी बेफालतू में, है ना, तो वो चीज़ बाहर निकलती है। बाकी अगर एक पैटर्न रिपोर्ट बन जाए उनकी तो ओके ठीक है। उस पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो होपफुली जल्दी ही लॉन्च करें उस पर। सर इसी अगर एग्जांपल को कंटिन्यू करें, लेट्स से हमने वो आइडेंटिफाई कर दिया रूट कॉज दैट मे बी ही इज़ ओवर एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ, या फिर वो उसको बहुत कॉम्पिटिटिव लग रहा है एनवायरनमेंट, देन उसमें हमारी कोई रेमेडीज मदद कर सकती है? ओवर एक्सपेक्टेशंस किसकी? पेरेंट्स की। पेरेंट्स की। पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं तो पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए ना बेसिकली उसके अंदर। तो बच्चे के लिए क्या रेमेडी होगी? बच्चे के लिए कोई रेमेडी नहीं हो सकती उसके अंदर। पेरेंट्स को क्लैरिटी मिले कि भाई वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस ना रखे, उसको एक्सप्लोर करने का मौका दे, ताकि वो डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करे, और जिसमें उसका मन करता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट आता है, वो धीरे धीरे अपने आप ही मूव कर जाएगा उसके अंदर ही। क्योंकि खाली कोई नहीं बैठ सकता बेसिकली। खाली बैठ गया कोई इंसान बैठ ही नहीं सकता। पहली बात तो कोई खाली बैठ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, भले मूवीज देखेगा, बैठ के स्पोर्ट्स खेलेगा, कुछ तो करेगा ना। खाली तो कोई इंसान बैठ ही नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग खाली बैठ ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। भले ही वो ऐसे कुछ ना कुछ मतलब हाथ तो चलाता रहे अपनी, तो वो कुछ ना कुछ करना उसको ढूंढना है बेसिकली। अगर उसको थोप दोगे तो यही करना है, तो जो उसको जो करना था वो सप्रेस होगी, और जिसकी वजह से वो एग्रेशन आएगा उसकी लाइफ में अपने आप ही। तो सर हमारा सारा सिम्टम बेस्ड है। कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर कॉन्टेक्स्ट गलत है तो भी काम कर दोगे आप तो रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर लोग ये बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं आते, जबकि आपने कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा चूज़ किया है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। अब अगर यही केस के अंदर कोई ये पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हमारा 2-3 साल का बच्चा है, वो मतलब मिसबिहेव कर रहा है ना, और ज़्यादा शरारतें करता है, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। वो तो प्रकृति ने उस एज के बच्चों के साथ नेचुरली बनाया, जो कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर वो नहीं करेंगे तो क्या 50 साल का बूढ़ा करेगा, या मैं करूँगा, या तुम करोगे इस एज पे आके, है ना? तभी तो बच्चे को बच्चे बोलते हैं और उनकी सारी गलती माफ़ होती है, तो ये बच्चा है वो। फिर धीरे धीरे जैसे उसको संस्कार दोगे, जैसा उसका ब्रेन को मोल्ड करोगे, वो वैसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंगली।
तो इसमें कोई रेमेडी नहीं है किसी भी चीज़ सर की। हमारी रेमेडीज अवेलेबल सबके लिए है बट वो एक पर्पस के लिए। अवेलेबल सबके लिए है पर वो पर्पस के लिए है। कॉन्टेक्स्ट सेट होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि इवन मैं तो ये चाहूँगा कि कुछ टाइम के बाद 1 लाख में हमने एक नंबर रखा था बेसिकली कि 1 लाख नंबर हमारे लिए मोर देन सफिशेंट है। अगर हम उन 1 लाख घरों को 1 लाख लाइव्स को टच करके कर सकते हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में इस रेमेडीज़ के लिए, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे 1 लाख हमारे पास कोई हमारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स या फिर एक कस्टमर बेस हो जाए, तो हम हर जगह पे लॉक कर दें। फिर वो लॉक आगे खुले ही ना, मतलब जिसको बहुत ज़रूरी है वही हम इंटरनली उसको लें, अदरवाइज़ वो वहाँ पे लॉक कर दे। अगर हमने उन लोगों को भी सेट कर दिया, उन घरों को भी, तो भी मोर देन इनफ है। फिर अपने आप ही चीज़ें सेट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ना इतनी मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी होती है उतनी, क्योंकि हम प्रिपेयर ही नहीं करा पाते उतना स्टॉक, क्योंकि ये बहुत चीज़ें स्पेशल बनती हैं, इनके अंदर बहुत चीज़ें डलती हैं, तो वो प्रोक्योरमेंट्स ही नहीं हो पाएंगी। हम मैक्सिमम 1 लाख घरों को सर्व कर सकते हैं, उससे ऊपर कर ही नहीं सकते। तो ये कैप लगानी हमें ज़रूरी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर। कहीं ना कहीं हमें आके इसको रोकना पड़ेगा और सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 1 लाख घरों के से ऊपर नहीं ले आए अपने को। तो उन लोगों को फिर 1 लाख को अच्छे से सर्व करो, एक एक को पकड़ के सर्व करो, ताकि उनकी लाइफ बेटर हो, और उनको सिखाओ किसी तरीके से, किसी मीडियम से, ताकि वो फिर आगे चेन बनती जाए। तो आपने जैसा आप बोल रहे हो कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिसाइडिंग अपॉन एनी टाइप ऑफ रेमेडी फॉर एनी सोल्यूशन। तो ऑफ कोर्स द कॉन्टेक्स्ट कैनॉट बी टू वेग। द कॉन्टेक्स्ट कैनॉट बी मेरी लाइफ अच्छी हो जाए इन व्हाट बहुत वेग है ये, किस तरीके बहुत से, वेग है। राइट? हाँ, राइट। तो उसके अंदर जो इंटेंट है दैट इज नॉट करेक्ट, वो इनफ नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट इंसेनली स्पेसिफिक ऑल्सो, टू द पॉइंट कि ये स्पेसिफिक कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू निकल जाए बस, उतना स्पेसिफिक भी नहीं होता। इसमें और स्पेसिफिक हो सकते हैं हम कि और वो specific हो इंटरव्यू सकता की इंटरव्यू किस प्रोफाइल के लिए देने जा रहे हो, वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। जितना स्पेसिफिक होगा उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा। अगर आपको बुखार है, हाँ। आप पैरासीटामोल लेके ठीक कर सकते हो उसको, बट आपको अगर रूट कॉज मिल जाए कि किस इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर हुआ है, क्योंकि फीवर तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है हाँ, बेसिकली, कि अगर कुछ भी एलियन एलिमेंट आता है तो वो बॉडी को हीट अप होती करता है, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया वायरसेस ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तो वो तो एक मैकेनिज्म है, उसको इम्यूनिटी बोल सकते हैं हम काइंड ऑफ, उसकी एक उसका स्पेसिफिक वर्ड भी होता होगा आई थिंक बॉडी का। तो फीवर तो एक मैकेनिज्म है बॉडी का, पर उसकी पैरासीटामोल ले लोगे आप तो ठीक भी हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, तो इंटरव्यू देने जाने तक इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हम सेट कर सकते हैं रेमेडीज को। बट अगर इसकी और डिटेलिंग हमारे पास हो कि वो क्या प्रोफाइल पे है, उसका इंटरव्यू किस मेन पर्पस पे डिपेंड करता है, उस पर्पस को पकड़ के अगर हम प्रॉपर रेमेडीज करेंगे, उसके सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे, तो वो बहुत ही एक तरीके से बुलसाई हिट करेगा फिर वो। so in a way you are saying the most effective way for buying and using remedies is not to be randomly scrolling और कुछ मन किया खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। It is always कि you need to set in your mind में कोई ये problem है, this is how and what I need to be fixed and this is how I need it to be fixed, हाँ बिल्कुल। then you buy it, right? अगर एडवाइजर है आपका तो आपके लिए वो एडवाइजर ये काम करेगा। अगर आपके पास एडवाइजर नहीं है, आप खुद के लिए रेमेडीज कर रहे हो, तो आप सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या गोल्स हैं उसको लिखो पहले उसको जितना हर एक पॉइंट को इतना अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करो कि उसका रूट कॉज तक आप पहुंच जाओ। जब तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचोगे ना, तो आपको भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपको चाहिए क्या। अगर आपने 5 गोल्स लिखे हैं, उन 5 के रूट कॉज निकाल के आपने फिर प्रिपेयर करिए एक लिस्ट, उसके हिसाब से कीवर्ड के हिसाब से अगर रेमेडीज को प्रोग्राम करोगे तो आपको फॉर शॉर्ट रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत फास्ट मिलेंगे, बहुत फास्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी ही वर्किंग खुद कर ली पहले, तो उसके बाद आपने प्रोग्राम की है, तो वो रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट, अगर हम 21 दिन बोलते हैं तो हो सकता है 5-10 दिन में भी आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाए उस चीज़ के। shouldn't just be time, it is also accurately result. एक्यूरेटली रिजल्ट्स हैं। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए थे, वो सिर्फ 20% आए, रिजल्ट तो आए 20%, बट वो 100 नहीं आए ना। वो 100 डिपेंड 20 से 100 की जर्नी ही रूट कॉज की है, सारी की सारी डिटेलिंग की है। तो जो आप रेमेडीज प्रोवाइड करते हो, क्या वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से अलग है या उनसे थोड़ी सिमिलर है? एक्सप्लेन्स काफी सिंपल है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उनको एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में ये हो सकता है कि आप उनको उस चीज़ के अंदर गाइड कर सकते हो ओके कि आप
इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका गोल अचीव हो सकता है। तो जो आप रेमेडीज प्रोवाइड करते हो उसका क्या प्रोसेस है कि वो अपना गोल कैसे अचीव करेंगे? वही सेम, उसका पहले तो कॉन्टेक्स्ट पकड़ेंगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट की उसको रेमेडी चाहिए। जैसे अगर हम जॉब वाली ही बात करें तो वो अगर जॉब की कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम उसको और डिटेलिंग कर सकते हैं कि उसकी क्या प्रोफाइल है, उसको क्या ऐसी चीज़ चाहिए जॉब के अंदर जो अगर उसका स्किल सेट वो उस पर काम करेगा तो उसका फॉर शॉर्ट जॉब लगी जाएगी, इसमें नहीं लगी कहीं और लग जाएगी बेटर जगह पे। तो जितना रूट कॉज पे हम करेंगे उतना काम करेगा। जैसे आपने साइकोलॉजिकल में बोला, तो जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी तो ये करते हैं ना कि सामने वाले की बात सुनते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं कि इसके करेक्टर स्केच के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसको पॉइंट आउट ना करते हुए वो बिल्कुल आराम से उसको घुमाते हुए मोल्ड करके उसको एक अलग डायरेक्शन में मोड़ देते हैं कि आप ये कर रहे हो, अच्छा ये ना ऐसे ट्राई करो इसको। वो ऐसे ट्राई करते करते ऑटोमेटिकली वो जो पैटर्न है वो छूट जाता है और वो उसमें सेट होने लग जाता है। पर ये थेरेपी वाला सेशन धीरे 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 बात करते करते मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर तक आपको चलते हैं, है ना। तब जाके एक बंदे का अहंकार, जिसको हम ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी बोलते हैं, वो चेंज होते हैं। बट जो हमारी रेमेडीज़ हैं वो आपके सबकॉन्शियस पे ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो हर रोज़ 24/7 आपको दिख रही हैं, आपके पास रखी हुई हैं, आपकी स्पेस में रखी हुई है, तो आपको वो हमेशा रिएक्ट कर रही होती हैं। तो साइकोलॉजी के कौन से प्रिंसिपल्स पे हमारी रेमेडीज जो है उनकी वर्किंग्स होती हैं? देखो, मेरे को टेक्निकल टर्म्स तो नहीं पता इस फिर चीज़ भी की। मतलब बहुत कॉमन वर्ड है एक नज नज है ना, नजेस क्रिएट करते हैं। यस। तो वो नजेस क्रिएट करना और रेमेडीज को लगाना, देन सबलिमिनल मैसेजिंग। सबलिमिनल मैसेजिंग, बिल्कुल। तो भी वो सब कॉन्शियस पे काम कर रही है सारी की सारी। सीड इम्प्लांटिंग भी होगा उसके अंदर। तो सब चीज़ आ जाती है उसके अंदर। मेंटलिज्म के जितने भी टेक्निक्स हैं वो भी आ जाती हैं उसके अंदर। आपके बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जितने भी चीज़ें हैं वो भी आ जाती है उसके अंदर। साइकोलॉजिकल जितने भी थेरेपिस्ट की जो जितनी चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती है इसके अंदर। तो ये बेसिकली ये जितना भी वास्तु वाला काम है हमारा रेमेडीज़ का, ये और कुछ नहीं है, ये बहुत एंशिएंट साइंस है जो सबकॉन्शियस पे असर करती है इन 360 डिग्रीज। These just feel like very Indian ways of explaining psychology. We don't have psychological words. Functioning same है तो फंक्शनिंग सेम है सबकी, बस हमारे पास वर्ड्स हो सकते हैं। अब फंक्शनिंग हम लोग फंक्शनिंग को, जैसे यूंगियन आर्किटेक्ट्स में जो कार्ल यंग था उसकी आर्किटाइप्स जो थे, ब्रेन आर्किटाइप्स में 12 थे वो। अब वो 12 के जो फंक्शंस हैं वो हमारे VPM के अंदर, वास्तु पुरुष मंडला में, उसको देवताज और असुर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो जो 12 फंक्शंस उन्होंने दिए हैं वो 12 इनर सर्कल के देवतास हैं, वो बिल्कुल मैच करते हैं। जैसे जो किंग है उसके अंदर एक वो विवस्वान है हमारा। विवस्वान क्या है? बेसिकली जो सब पे रूल करे, अपने फोटे अपनी प्रोफाइल के अंदर रूल करे, वो विवस्वान है। वहाँ पे उन्होंने किंग लिख दिया उसको। तो है वही सब चीज़ें, बट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे 500, 1000, 1500, 2000 साल पहले काम हुआ है। तो उस टाइम पे जो भाषा होती थी उसके हिसाब से उन्होंने लिखा इस चीज़ को। आज जो हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज उसके हिसाब से लिया, बट दोनों को जब क्लब करोगे तो चीज़ सेम निकल के आएगी सारी की सारी। बट ये जो है ये इतनी वेल टेस्टेड और टाइमलेसनेस रेमेडीज़ बन चुकी हैं अब कि ये बहुत जल्दी काम कर जाती हैं। वो अभी डेवलप हो रही है फील्ड, तो उसकी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो धीरे 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 चीज़ें निकल के आ रही है। पहुँचना इस फील्ड को भी यहाँ पे ही है, ये दोनों क्लब ही करेंगे और हम लोगों ने क्लब कर रखा है ऑलरेडी इस चीज़ को। तो इसलिए 99% लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे कहीं पे भी अब रिव्यूज़ देखोगे, कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने ये बोलो कि रिजल्ट नहीं मिले। अगर कोई कमेंट भी आता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिले, तो हम उसको अप्रोच करते हैं कि क्यों नहीं मिले। हम खुद जानना चाहते हैं क्यों नहीं मिले, कहाँ गलती करी आपने, ताकि वो गलती हम बताएं दूसरों को और दूसरे ना करें वो उसको रिपीट, क्योंकि रिजल्ट तो मिलते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन पूरा मैप कर रखा होता है, उसको पूरा फॉलो करना कंपलसरी है एक गोल अचीव करने के लिए। अगर उसके अंदर एक स्लाइट मिस्टेक भी होती है तो चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, वो सिस्टेमिक ऑर्डर में काम करते हैं। वो सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में काम करते हैं। आपने अगर फ्लो चार्ट को प्रॉपर्ली उसका प्रोसेस फ्लो नहीं किया, फॉलो नहीं किया, अगर आपने हल्का सा मोल्ड कर दिया, तो जो प्रोसेस छोड़ा है वो स्किप हो जाएगा, बाकी वो निकल जाएंगी चीज़ें। और ये प्रोसेस पूरा रिलायबल होता है, इसकी पूरी चेक, मतलब आप यूज़ करो, अपने आप जान लो। हमें निर्मा वाली टैगलाइन यूज़ नहीं कर सकते कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कॉपीराइट आ जाएगा। बट हाँ, एक्चुअली हम यही बोल रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर रिजल्ट आते हैं तो उसको मतलब मानो कि हाँ कुछ है, आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, आप फिर दूसरों को बताओ।
मतलब बताओ भी मत, अगर नहीं काम आया तो भले ही कचरे के डब्बे में डाल दो, आपके नाम काम की कोई नॉलेज ही नहीं है, फिर क्यों उसको कैरी करके रखना है अपने पास। तो जैसे ये जितनी वास्तु वाली मतलब स्टडी वगैरह होती है, ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में मेरे हिसाब से इतना अभी फॉरेन में चल रही है अभी धीरे धीरे करके, ये एक्चुअली आर्किटेक्चर में ज़्यादा आ रहा है फॉरेन में, इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर में। There a correlation between feng shui and vastu? है, वास्तु ही बेसिकली जब चाइनीज कल्चर में गया था फेंग शुई बन गया। वास्तु बन रहा है। वास्तु जब चाइनीज कल्चर में गया तो वहाँ पे वो फेंग शुई का नाम ले लिया उसने, और वहाँ पे वो सारी चीज़ से चलती है उनकी सारी चीज़ें, तो उन्होंने यिंग यांग से और ची से मिला के वो फेंग शुई अपने कल्चर के अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको क्रिएट किया सारा का सारा। What would you say is the Indian equivalent of chi? What is our concept which they are trying to get at? ची उनकी, मैंने जितनी स्टडी करी है, ची बेसिकली उनकी एक लाइफ फॉर्म है जिसको लाइफ फोर्स है, हम उसको प्राण बोलते हैं यहाँ पर, हमारी लाइफ फोर्स हम उसको प्राण बोलते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी में वो ची बोलते हैं उसको, तो वही सेम इक्विवेलेंट वही चीज़ है, प्राण फोर्सेस, लाइफ फोर्सेस बेसिकली। तो एज अ कोई फॉरेनर अगर आपके पास आता है कंसल्टेशन के लिए, तो उसको आप ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे समझा पाओगे? सबकॉन्शियस के पास है ना बहुत सालों का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि डीएनए के अंदर हमारा जब से हम एक सिंगल सेल एमोइबा थे और इतना एक बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, ऑर्गेनिज्म ही हम भी है ना, कहने को तो हम बोल देते हैं ह्यूमंस हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशीज ही हैं सेपियंस। तो इतना जब बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सारी है, जैसे लिम्बिक ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन के अंदर हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, अभी भी कुछ भी होता है तो हम दो ही मोड में एक्टिवेट करते हैं, तो फ्लाइट या फाइट, तो वो लिम्बिक ब्रेन में अभी भी पड़ा हुआ है। रेप्टाइल से अभी भी मोस्टली ह्यूमंस को एक अजीब सी वो होती है, होती है क्योंकि वो एवोल्यूशन के अंदर आई हुई है बेसिकली, कि रेप्टाइल से हमारी बहुत जाने गई होंगी, ऐसा कुछ करके ऑलरेडी उठ के आया हुआ है एवोल्यूशन के अंदर चीज़ों को, तो रेप्टाइल से हमें सारे ह्यूमंस को, ऑलमोस्ट ह्यूमंस को थोड़ी सी अजीब सी वो फीलिंग आती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो नेचर से रिलेटेड है बेसिकली, वो तो हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फीडेड है, जैसे घोड़े हैं, ईगल है, लायन है, जितनी एनिमल रिलेटेड रेमेडीज़ हैं, उन सारी फिगर्स का हमारा पैटर्न पड़ा हुआ है, एनकोडेड है। जो हमारे कल्चर बेस्ड रेमेडीज़ हैं, जो सिंबॉलिज्म है, जैसे हनुमान हो गया, हनुमान जी हो गए, अपने राम जी हो गए, गणेश जी हो गए, लक्ष्मी जी होगी, वो बहुत अच्छी तरीके वर्क करते हैं हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म के अंदर पला बड़ा है, जिसका बेसिकली उसको स्टोरीज पता हैं थोड़ी थोड़ी, जिसके सबकॉन्शियस में ये सिंबल्स पड़े हुए हैं। अगर कोई जर्मनी का बंदा, कोई जर्मन है जिसको कोई लेना देना नहीं है हनुमान जी से, कौन थे कौन थे, कोई स्टोरी भी नहीं सुनी, उसके घर में वो लगाओगे तो जो फिगर का जो पोस्चर है वो वर्क करेगा, पर बाकी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी उसके ऊपर। अगर उसको हम पढ़ा देंगे कि ये फिगर का ये मतलब है सारा का सारा, ये इसकी बैक स्टोरी है, तो वो ऑलरेडी फिर उस पर भी वर्क करने लग जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस में उसकी वो प्रोग्रामिंग बैठ गई है। बेसिकली एक तरीके से लगाओ, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया आपने, उसको इंस्टॉल कर दिया। तो सर जैसे हम 2D रेमेडीज होती है, उसमें हम कहते हैं अगर एक लिमिटेड स्पेस के लिए होती है 2D रेमेडी, उससे ज़्यादा है तो तुम्हें या तो बड़ी या ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे स्टड्स है, 1000 फीट से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा स्टड लगेंगे। क्या 3D रेमेडीज में भी सेम है? नहीं, 3D एक में एक ही लगती है, क्योंकि जो तुम स्टड्स की बात कर रहे हो, हाँ। वो लेवल 1 और लेवल 2 की बेसिक बैलेंसिंग के ऊपर आती है, हाँ। या फिर एडवांस में जाती है। हाँ। पर जब हम लेवल 3 की स्पेसिफिकली स्पेस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने वाली लेयर पे बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं आती, कितना बड़ा स्क्वायर फीट एरिया है, कितना कुछ है उसमें। एक स्क्वायर फीट में जितना भी बड़ा एरिया हो, वो इस एक स्पेस में एक लगती है, सिंगल यूनिक। सो लेट से मैंने एक स्टड लगाया या एंट्री रॉड लगाई ज़मीन के अंदर आपको बिना बताए, तो क्या वो आपके लिए काम करेगा? हाँ बिल्कुल। बट आपको पता ही नहीं तो चलेगा, क्या हुआ? तो वो सबकॉन्शियसली कैसे काम करेगा? करती है, वो करेगा बस। करती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इतनी माइन्यूटली चीज़ें चेंज होती हैं, जो आपका कॉन्शियस नहीं पकड़ पाता है पर सबकॉन्शियस पकड़ लेता है। तो सो लेट्स से कि आपने सपोज करो यहाँ पे पियर्सिंग करवा ली, हाँ किसी लड़के ने पियर्सिंग करवा ली, हाँ है ना, किसी कल्चर का पार्ट है पियर्सिंग करवाना। हाँ अब उसके कल्चर में जब वो पियर्सिंग जा रहे हैं, कर रहे हैं वो, तो नॉर्मल है उनके लिए, तो कोई इश्यू नहीं है, उनका कल्चर का पार्ट है। अब सपोज करो उस कल्चर के अंदर एक इंडियन पियर्सिंग करवा के जा रहा है ना, हाँ तो उसको कुछ दिक्कत होगी वहाँ पर?
सबके लिए नॉर्मल है सब पियर्सिंग। normal है। बट कोई बिना पियर्सिंग कराए वहाँ गया घूमने, वहाँ से पियर्सिंग यहाँ करा लाया। हाँ अब यहाँ पे जो पियर्सिंग का मतलब है, एक लड़के के कान के अंदर हो सकता है कुछ और हो, हाँ कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हो सकता है वाली जो एक यूनिक इमेज बनेगी, हाँ। वो आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब उसको अपने करेक्टर के अंदर रिफ्लेक्ट करने लग जाओगे, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग्स के अंदर। और फिर धीरे 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 जैसे ही कस्टम आपको लोग देख रहे हैं ना, आप वैसे से बनने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। आपके करेक्टर में वो ट्रेट्स आने लग जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ भी जो हम पहनते हैं, कुछ करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, इसलिए वो इतने ड्रास्टिकली चेंज करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बट हमारे करेक्टर के अंदर वो रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली। जैसे टैटूज हैं। हाँ। जैसे आजकल ये सब भी चल रही हैं चीज़ें कि फ़ोन का वॉलपेपर भी लोग पूछ के लगाते हैं, या डेली क्या पहनना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, या कैसी रिंग्स पहननी है, तो वो भी बहुत लोग पूछ के लगाते हैं। देखो इतना वहमबाजी में घुसना तो बहुत, मैं तो कहूँगा कि बहुत गलत है। हाँ। कि आप डेली पूछ के पहन रहे हो कि कपड़े भी कौन से कलर के पहनने हैं, या फिर ये देख के पहन रहे हो कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो मैं इस कलर के कपड़े पहनूंगा। ये तो बहुत ज़्यादा वहम में घुस गए हो आप। इस तरीके से तो आप जो फोकस एरियाज थे अपने लाइफ के, आप उसको खो दोगे और सिर्फ इसमें घुस के रह जाओगे। मैंने बहुत लोग देखे हैं बर्बाद होते हुए इन चीज़ों के अंदर, कि पूरे दिन सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मेरा राहु यहाँ बैठा है, अभी मेरा ये यहाँ बैठा है जुपिटर, अभी गोचर में ये चल रहा है, तो मैं भी ये करूँ या ना करूँ। जो डिसीजंस उनको एक सेकंड में ले लेनी चाहिए थे, वो उनको महीना टाल देते हैं, सिर्फ ये देखते हुए कि मुहूर्त आएगा तब करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है, बिल्कुल अलग साइंस है, जिसको कुछ और बना के बंटाधार कर दिया गया है पूरा का पूरा। और बिल्कुल वहमबाजी नहीं, जो कपड़े पहनने हैं पहनो, जो मन कर रहा है वो करो ना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पिक ही वही कर रहा है जो आपको करना है। आपको आप गोवा में जा रहे हो, सूट पहन के जा रहे हो, जाओगे टाई पूरे कस के 3 पीस सूट पहन के आप गोवा की बीचेस पे घूम रहे हो, आपको सबकॉन्शियस पिक करेगा? नहीं करेगा ना। वो क्या पिक करेगा? खुली शर्ट्स है ना, शॉर्ट्स में, निकर्स में घूम रहे हैं बीचेस के ऊपर, वही पिक करेगा ना, क्योंकि उसको वहाँ की तरीके से वहाँ पे वैसे वो चीज़ चाहिए। अब उसमें आप ढूंढने लग जाओ, अच्छा मेरी पत्री में आज यहाँ पर ये है, सैटर्न का हिट है, तो यार सैटर्न का हिट है, मरकरी का भी हिट है, तो डबल चीज़ पहननी चाहिए, 3 पीस सूट पहन लेता हूँ फिर मैं। अब तुम ऑड वन आउट लगोगे वहाँ पे ना, वो एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करेगा उस कपड़ों को, ना कल्चर सपोर्ट करेगा, तो आप ऑटोमेटिक एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे उसके अंदर बिल्कुल भी। तो कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नॉट सो कॉमन दीज डेज, है ना। और इस पे इसका कोई फॉलोअप? सर मेरे एक दोस्त हैं, उनका इरशाद नाम है, उनके ना कपड़ों का काम है, तो उनके जो वालिद साहब हैं वो इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि रेमेडीज़ काम करती हैं, ये नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उसको समझाया था, जब मैंने उसके से मिला तो उसने अपनी दुकान, अपनी शॉप के लिए नंदी और येलोवास मंगवाया, ठीक है, और उसने अब शायद लगा लिए जोन के हिसाब से, लेकिन उसके वालिद साहब बैठते हैं दुकान पे, पूरा जो कंट्रोल है उसके पापा का है। तो क्या रेमेडीज काम करेंगे वहाँ पर? बिल्कुल करेंगी। कैसे? क्योंकि नंदी बहुत कॉमन सिंबल है जो सबकॉन्शियस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सबके। और येलोवास भी सेम। लेकिन उसके पापा को नहीं बताने की है चीज़ की, उसने बस ये बताया कि उसने अपने पापा को ये बताया कि डेकोरेशंस के लिए उसने लगा दिया है, इसके अलावा उसके पापा को कुछ नहीं पता। 100% करेगी। आप जब लगाया है उससे 1 महीने बाद पूछ के देखना कि क्या चेंजेस आए हैं। बट सर जैसा भी आपने कहा कि हमारे सबकॉन्शियस को पता लग जाता है, लेकिन उसके वालिद साहब को नहीं पता है किस चीज़ के लिए आई, उनको पता ही नहीं है। उनके कॉन्शियस को नहीं पता ना, सबकॉन्शियस को तो पता है ना वो सिंबल क्या है। उनको बस ये बताइए, उन्होंने ला के रख दिया, हाँ, उससे लोग काम तो है ना अपने आप में, वो सबकॉन्शियस को तो पता है ना। और बाकी जो चीज़ें हम जिस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं वो भी तो काम करेंगी ना उस चीज़ के ऊपर, काम है तो वो पकड़ेगी। मैं कहता हूँ जो चीज़ें नेचर के अंदर से निकाली गई हैं, जिससे डिराइव करी गई हैं, वो 100% हर बंदे के ऊपर काम करेगी, ह्यूमंस के ऊपर, वो सेपियंस के ऊपर काम करेंगी बेसिकली। जो कल्चर से डिराइव करी गई हैं वो कल्चर टू कल्चर काम करती हैं सिर्फ और सिर्फ। अशोक का स्तंभ है, अब गवर्नमेंट हमारा नेशनल सिंबल है ना, वो बेसिकली एम्बलम है। अब यूएसए का थोड़ी है वो, दुबई का थोड़ी है वो, तो वहाँ का अलग होगा, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए तो वहाँ का सिंबल यूज़ होगा। तो इस तरीके से बाकी जो कॉमन है वो तो कॉमन तो काम करेगी। और अगली वीडियो में उनसे पूछ के बताना, जब हम 15-20 डेज को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, उनका क्या रिजल्ट रहा। डन। आपके करियर में
आप लोगों को रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते रहो। बल्कि एक मिनट, सॉरी मैं रोकूंगा बीच में। इंटरेस्टिंगली पता नहीं वीडियो पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हमारा इन वीडियोस के थ्रू, ये अभी 3rd वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और 2 वीडियोस हमने पिक्चर रिकॉर्ड्स करी है ना, सिर्फ 2 गई है, क्योंकि हम इतनी लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं, लॉजिकली इस चीज़ के ऊपर समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमसे उसके थ्रू जो इस्लाम धर्म को फॉलोअर्स हैं वो बहुत कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनको समझ में आया कि भाई ये कुछ सुपरस्टिशियस या फिर धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ साइंस बेस्ड एविडेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम इनको समझ रहे हैं प्रॉपरली तो मेक सेंस बना रहा है, जो कि काम करती हैं चीज़ें। अब लोग बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, है ना, हम उनको एक वर्ड बोलते हैं, क्या होता है, अथीस्ट, आई थिंक एथिस्ट है ना, एथिस्ट बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं करते, नॉन बिलीवर्स हैं। अब वो कहते हैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हम तो, और उनसे पूछो कि तुम रिलीजन की बात कर रहे हो, कहते नहीं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हम तो। अरे वो फॉलो कर रहे हैं, वो जिस देश में रह रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो कर रहे हैं, एक बुक को फॉलो कर ही रहे हैं ना वो बेसिकली, तो फॉलोअर्स तो बन गए हैं ऑटोमेटिकली। और वो एथिज्म का भी एक ग्रुप बन चुका है कि नॉन फॉलोअर्स का भी एक फॉलोअर्स ग्रुप बन चुका है कि उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया में फंस गए हैं अपने लूप में। सॉरी, हाँ बताओ। सर जैसा भी आपने कहा, ये इस्लाम की जो इस्लाम के कुछ फॉलोअर्स है जो इस वीडियोस को देख के हमारे पास आए, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा भी आपने कहा कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो रेमेडी, जैसा भी पिछली 2 वीडियोस में आपने सिंबल्स की बात करी है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी सिंबल्स हैं, सनातन में सिंबल्स है, इस्लाम में कोई सिंबल्स नहीं है, तो आप मतलब ये कैसे बताओगे कि इवन जैसे इस्लाम में कोई सिंबल्स नहीं है, जैसे अभी हिंदुइज्म में ओम है या स्वास्तिक है, क्रिश्चियनिटी में वो क्रॉस है, तो ये अगर कोई सिंबल्स के हिसाब से कोई इस्लाम में रेमेडीज फॉलो करे तो कोई काम, जैसे कलर्स या फिर इस तरीके से करते हैं। इस्लाम में जो ग्रीन कलर यूज आया वो कहाँ से आया? बेसिकली इस्लाम का जो ग्रीन कलर है वो ऑफिशियल नहीं है, हाँ, वो प्रॉफिट मोहम्मद का फेवरेट कलर था। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, क्योंकि वो कल्चर में कैसे आया फिर वो उठ के? क्योंकि वहाँ पे इस्लाम बेसिकली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, राइट, तो वहाँ पे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इस तो जैसे आपने मुझे पिछली बार बताया था कि उन्होंने पेड़ जैसे ग्रीन कलर होता है वहाँ उन्होंने मिस किया, तो इस तरीके से। क्योंकि जो धर्म जहाँ बनता है ना, धर्म क्या बेसिकली बनने का पहले तो एक पर्पस देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जहाँ वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको सब तरीके से प्रोटेक्ट करके एक अच्छी लाइफ मतलब कर बितवाना, कि क्योंकि उस पहले के टाइम पे 30-40 साल इंसान जीता था मैक्सिमम, कभी कोई उसको बीमारी लग गई, इवन कोई पेपर कट भी लग जाता था तो वायरल इन्फेक्शन से मर जाते थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वायरल, तो एक एवरेज एज निकाल के देखोगे डेटा तो आप 30-35-40 साल का एक एवरेज डेटा होता था पहले का। धीरे धीरे मॉडर्न साइंस आई, डेवलपमेंट्स हुई, तो उससे हम 70-80 तक पहुंच गए हैं। बट उस टाइम पे लोगों को बचा के रखने के लिए, उनकी एज अच्छी हो, वो ऐसी ऐसी चीज़ों से ना मरे, है ना, प्री मेच्योर डेथ्स ना हो, तो इसलिए एक कल्चर के अंदर एक सेट ऑफ रूल्स बने जिसको हम धर्म बोल देते हैं। अब वो जो कल्चर है, जो रिलीजन है, वो जहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट था पूरा का पूरा, उस तरीके से वहाँ से वो चीज़ें ली हैं। इस्लाम के अंदर जैसे इस्लाम चाह रहा अपना मिडल ईस्ट, जो हमारा वेस्टर्न में पड़ता है, वहाँ से मिडल ईस्ट पड़ता है बेसिकली, तो वो जो एरिया है सऊदी वाला, वो पूरा का पूरा वहाँ डेवलप होना शुरू हुआ था, वहीं पे उसकी फाउंडेशन है। वहाँ पे है सारा डिजर्ट एरिया, कंप्लीटेड डिजर्ट है, तो वहाँ, और एक छोटी सी चीज़ है, इंसान को वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है या क्रेव होती है जो उसके पास नहीं होती। आप कभी भी देख लो, आपको वो चीज़ की क्रेविंग होगी जो आपके पास नहीं है, आपको उस चीज़ की क्रेविंग कभी नहीं होगी जो आपके पास ऑलरेडी है ना, कभी नहीं होगी। आपको क्रेविंग हमेशा जो कुछ चीज़ की होती है जो आपको नहीं है। तो वहाँ पे क्या चीज़ नहीं थी? पेड़ पौधे नहीं थे, तो पेड़ पौधे का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। तो ग्रीन ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस करना शुरू किया गया ताकि सब कॉन्शियस को जो ग्रीन दिख के थोड़ा सा एक नेचुरल फीलिंग आए। अब लोग पूछेंगे कि यार क्या बकवास है ये, ऐसे कैसे थोड़ी हो सकता है? एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अपनी बालकनी लो, बालकनी में ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास लगाओ, ग्रीन प्लांटर्स लगाओ आर्टिफिशियल, बैठो, रिलैक्सेशन फील होती है ना, सबने करके देखा है, और खासकर ये हमारे एरिया नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में तो करते ही हैं लोग, होती है ना। हाँ, मिल कैसे होती है? क्योंकि वो ग्रीन ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। तो सारे कल्चर्स के कलर्स, उनके शेप्स सब यहीं से निकल के आए हैं। उनके एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ मिसिंग थी? यूरोपियंस कल्चर के अंदर सिर्फ वाइट होता था पूरा का पूरा, तो उसमें से एक छोटी सी पेड़ की डंडी भी एक कॉन्ट्रास्ट बनाती थी।
कंप्लीटली। तो वहाँ पे जितना भी तुम्हारा फर्नीचर है या कलर्स देखोगे वो सारा वुडन और न्यूट्रल कलर से चलता है। हमारे में क्या आया, ये भगवा कहाँ से आया ऑरेंज, क्योंकि हमारे में इतनी ग्रीनरी थी तो हम क्रेव करते थे हीट को, फायर को, क्योंकि हमें होली, फायर को होली बना दिया, हमने पवित्र बना दिया। हमारा शुरुआत ऋग्वेद की अग्नि से होती है, तो अग्नि को इतना पवित्र रखा तो अग्नि का कलर ऑरेंज उठा के भगवा करके हमने अपने रिलीजन में डाल दिया। अब ये थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं, फिर ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऑन द टैंजेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा थोड़ा सा इस पे, तो इसको छोड़ के चलते हैं। लोग कुछ समझोगे तो आपको ऑलरेडी रिलीजन्स का समझ में आने लगेगी, और जितनी डिबेट्स चल रही हैं फालतू की मार्केट के अंदर कि हमारा रिलीजन ये, हमारा रिलीजन ये, अगर इसको समझने लगोगे ना तो आप डिबेट करना छोड़ो, उसको बोलना ही बंद कर दोगे। ओके, अलाउ मी टू स्विच इट अप अ लिटिल, ठीक है। यू इन योर करियर भाई, आपने पूरा टाइम लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनके प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न्स को रिकग्नाइज किया है, और उसको ट्वीक और मैनिपुलेट अमेंड करने के लिए आपने उन्हें रेमेडीज प्रिस्क्राइब करी हैं, फॉर देयर ओन गुड, ठीक है, फॉर देयर ओन गुड, पर आपने करी है। दैट इज योर पैटर्न इन अ वे, ठीक है। तो इफ यू नो व्हाट प्रॉब्लम्स कॉज व्हाट टाइप ऑफ कॉजालिटीज और उनको ठीक करने के लिए क्या रेमेडीज होती हैं, do you sometimes in the wild see people without realizing prescribing themselves the remedies? बिल्कुल। जैसे किसी ने कोई चीज रैंडमली लाके कहीं पर रख दी है and now it is causing an effect and they don't know. कुछ एग्जांपल दो उसका, कुछ कूल सी स्टोरी हो। जैसे अभी एक सिंपल सी बात है, एकदम से स्टोरी याद नहीं आ रही, बट एक बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अभी गोवा वाला एग्जांपल लिया हमने कि गोवा पे आप कौन से कपड़े पहनोगे, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस पिक कर रहा है ना वो चीज़ उस एनवायरनमेंट में फिटिंग होने के लिए बेस्ट। तो ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पिक कर लेते हो और घर पे रख लेते हो उसको, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करना शुरू करती है और उसके ऊपर एक्शन लेने शुरू कर देते हो। जितनी भी हमारी रेमेडीज़ हैं जो लोग खरीदते नहीं हैं, आते हैं, देखते हैं, खरीदते नहीं हैं, हमें तो पता है ना कि ये चीज़ उनके दिमाग में आई थी और वो खरीद के नहीं गए, तो तक खरीदेंगे नहीं। उनके दिमाग में जिस चीज़ के लिए वो आई थी वो अब पर्पस फुलफिल ही नहीं होगा। तो अभी इसलिए हम कस्टमर केयर को पुश नहीं करते कभी भी सेल्स के लिए, और उनको एक बार ये बोलते हैं कि भाई जो नहीं आए एटलीस्ट उनको बस टच बेस कर लो। अगर बाय चांस उनकी लाइफ में कोई चेंजेस करने हो सकते हैं हमारे टच बेस से ही तो हो जाए, अदरवाइज ओके है, कोई पुश सेल्स करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसे ही इन्वेंट्री बहुत कम होती है तो पुश सेल्स करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पर। ठीक है, एटलीस्ट एक बार उनकी लाइफ की करने के लिए एटलीस्ट अच्छा कर दो। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस गाय, मैं कैब में था और मेरे साइड पे गाड़ी आई एंड ही वाज क्या अशोका स्तंभ होता है राइट, दैट जो जुडिशियल सिस्टम का भी वो है, बहुत बड़ा सिंबल है। तो वो भाई वो उसका एंथुसियास्ट था, ठीक है, वो उसने फोन पे बात कर रहा था, ऑफ कोर्स उसके फ़ोन का कवर वही था, अशोका स्तंभ था, ठीक है। उसने फ़ोन बीच में ऐसे किया तो उसके फ़ोन का वॉलपेपर भी वो था, गाड़ी के पीछे भी वही स्टिकर लगा हुआ था, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पे इतना सा छोटा सा उसका स्टैचू लगा हुआ था, हर जगह उसका अशोका स्तंभ से इधर से उधर, गाड़ी पे नकली वाली लाल बत्ती लगा रखी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से लगा रखा था, ठीक है, काली स्कॉर्पियो, काली शीशे चल रही थी। तो और सोचा कितने इसने विदाउट रियलाइजिंग ये एक ही चीज़ को कितना स्पैम कर दिया अपने करंट इमीडिएट सराउंडिंग के अंदर। Every time he sits inside that car, every time he gets out, every time he looks at his phone, every time he picks up his phone, कहीं ना कहीं से वो चीज़ ट्रिगर होती रहेगी उसके दिमाग में, बिल्कुल। अब ऐसे लोगों की तुम गाड़ी स्विच कर दो, हाँ 6 महीने वो ऐसी गाड़ी चला रहा है, भारत सरकार लिखा हुआ पीछे, काली शीशों की स्कॉर्पियो। अब ऐसे जो 6 महीने चला के उसका जो पैटर्न बन चुका है, मतलब ईगो जो बन चुकी है, ईगो मतलब अहंकार, अहम का आकार, पूरा कंप्लीट आइडेंटिटी जो बन चुकी है। अब तुम उसको दे दो कोई सिंपल सी गाड़ी, थोड़ी एलिगेंट टाइप की है, वो भी टियागो ही दे दो उसको, सपोज करो, उसको बोलो 6 महीने अभी चला, उसकी पर्सनैलिटी में दिन रात का फर्क दिखेगा। 6 महीने बाद, 6 महीने इसको चला के जो पर्सनैलिटी बनी, अब उसके बाद 6 महीने चला के इसको जो पर्सनैलिटी बनी, दिन रात का फर्क होगा। ये तो टूल हो सकता है साइकोलॉजिस्ट के लिए, फिजिट मेरे साइकोलॉजिस्ट के लिए हाँ टूल है सकता है। आई थिंक साइकोलॉजी के अंदर यूज भी करते होंगे टूल्स। they use the set of the script, like the type of person you are decided by the type of thing you do. अब फिजिट्स होते हैं, हर बंदे का फिजिट होता है। ADHD वालों का फिजिट उनका एक नॉर्मल होता ही होता है, वो पैर हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट हर बंदे का एक फिजिट होता है। जैसे मेरा फिजिट है कार चलाना, कार चलाते चलाते डिस्कशंस करना, तो अगर मेरे कार को तुम चेंज कर दोगे तो मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट चल जाएगी, टोटली डिफरेंट।
मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन चेंज कर दिया था, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी क्योंकि उनका फ़ोन फिजेट था उनका। हाँ, तो ऐसे तुम किसी का फिजेट ढूंढ लोगे ना कि उनका फिजेट क्या है, वो फिजेट चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब वो फिजेट क्या देना है और तुम्हें क्या अचीव करवाना है पर्सनैलिटी का, वो तुम चेंज कर दो टारगेट। बट सर इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जिससे सर की एक वीडियो में ये था कि जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो प्लैनेट इन्फ्लुएंस करते हैं आपको उस तरफ। लेट्स से इफ मुझे कोई डायमंड रिंग या कुछ, तो इट माइट बी माय वीनस प्लैनेट। तो क्या हमारी जो रेमेडीज हमें जो अट्रैक्ट करे, क्या इट कुड बी वन ऑफ द रीजन? वो रीज़न है, उसको प्लैनेट की भाषा में जब तुम ट्रांसलेट करोगे तो प्लैनेट्स के थ्रू निकाल सकते हो। वास्तु की भाषा में जब ट्रांसलेट करोगे तो उसके थ्रू निकाल सकते हो। साइकोलॉजिकल की टर्मिनोलॉजी लेके उससे वो करोगे तो वो निकाल, ये सब लैंग्वेजेस हैं। चीज़ एक ही है जिसको अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे ये पानी है, पानी फिजिक्स वाला देखेगा तो अपनी लैंग्वेज में देखेगा, केमिस्ट्री वाले देखेगा तो वो H2O के रूप में देखेगा, बायोलॉजी वाला देखेगा तो एक अलग रूप में देखेगा, पर है तो पानी ना, पानी तो चेंज नहीं हुआ ना, पर तीनों अलग अलग रूप में देख रहे हैं अपने को। ऐसे ही हर एक बंदे के डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। एस्ट्रो वाला अपने प्लैनेट्स की भाषा में देख रहा है, न्यूमरो वाला अपने नंबर्स की भाषा में देख रहा है, वास्तु वाला अपने देवताओं की भाषा में देख रहा है, जोन्स की भाषा में देख रहा है। ऐसे करते करते सबकी भाषा डिफरेंट है, चीज़ एक ही है। ले देके अब किसी को कोई रेमेडी बहुत पसंद आ रही है, उसको बोल रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो रेमेडी पसंद आ रही है, वो रेमेडी उसको बेसिकली कहीं ना कहीं उसकी न्यूमरोलॉजी या फिर जो प्लैनेट्स उसका अच्छा है उसको वो खींच रही होगी। अगर वो लगा लेगा तो वो पावरफुल हो जाएगा उस प्लैनेट से। इतना सा खेल है, सारा सबकॉन्शियस का खेल है पूरा का पूरा बेसिकली। सो हमारी रेमेडीज एक मीडियम है टू हाँ। फुलफिल द गैप। ये मीडियम है, ये मीडियम है। बहुत बार रिपीट किया है मैंने कि घोड़े उड़ते नहीं हैं, मतलब खुद जाके ये नहीं है कि वो तुम सो रहे होंगे और वो दौड़ रहे होंगे, किसी के घर जाके पेमेंट रिकवरी खींच के ला रहे होंगे तुम्हारे पास पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मीडियम है आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का, ताकि वो माइन्यूट एक्शंस ले, आपको पता भी ना चले उसमें, जिससे वो चीज़ हैपन हो जाए। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट छूटेगा सब कुछ छूट जाएगा। तो आप अपने सजेशन में, आप नहीं, अगर आप किसी इंसान को जो नया है दोनों फील्ड के लिए, साइकोलॉजी और रेमेडीज जो फॉलो, तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन एक इंडिविजुअल को इन दोनों में से क्या चीज़ दे पाएगी? एक कंसेप्शन या रेमेडी? डिपेंड करता है सामने वाला किस माइंडसेट से आया होगा। वो एकदम ब्लैंक तो नहीं, पर उसको अभी इतना एक्सपोजर नहीं है दोनों फील्ड्स के बारे में। वो पैसा किस चीज़ के लिए दिया उसने, एस्ट्रोलॉजी के लिए दिया है या काउंसलिंग के लिए दिया है? सजेस्ट किसको क्या कर सकते? हाँ, वो टर्मिनोलॉजी उस तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी ना। अगर कोई जेंजी आया मेरे पास, सपोज करो 20-22 साल का कोई आया है, तो उसके पापा के साथ आया, पापा उनके 40 से 45 साल के हैं, तो उसके पापा के साथ मैं प्लैनेट्स इन सब चीज़ों की बात करके उनकी भाषा में समझाऊंगा। फिर उनको बाहर बिठा के जब उनके बेटे के साथ बात कर रहा हूँ तो वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करूँगा ताकि वो को रिलेट कर पाए। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है ना बात करने के लिए। but let me phrase this better in a way. Basically you are saying कि जैसे कि किसी के डैड को है कि नहीं तेरे को दिखाना है, आप of course you will play your part into it कि पापा से you will talk a certain way, the kid you will talk to a certain way, right? But I'm just talking about why does it even need to get to that? क्या कोई यंग बंदा खुद बैठे बैठे can't come to this conclusion? Maybe I should do a consultation. A consultation is just a consultation, right? It's not a commitment. कुछ नहीं लगा है. It's just a one time payment for a one time consultation. तुम एक बार जाके बात करते हो बस. तो if a person is stuck in a problem and they come to you for consultation, how do you decide कि this is the solution for this person will be remedies or the solution for this person is to just get the right direction? बात करके and how do we make sure कि someone जो घर पे बैठा है उसको कोई issue है, he thinks about consultation, so do you believe कि किसी को प्रॉब्लम है तो पहले कंसल्टेशन के लिए आए या सीधा रेमेडी खरीदने के लिए जाए? ऑब्वियसली कंसल्टेशन कराए, राइट? पहले अगर खुद उसको निकाल पा रहा है वो करके कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो नॉर्मल रेमेडीज खरीद सकता है, नहीं तो एडवाइजर के थ्रू। बट मान लो एक पर्सन है, इसको बहुत सिंपली स्टडीज में इशू है, फॉर एग्जांपल एक यंग बंदे को, ठीक है, 15-16 years old or 17-18 years old, he has a issue with studies. Now he should always, in my opinion, go to a counselor first, a consultant first, right? Because एक तो that impressionable age, if something works for you, तुम उसमें फिर
अंधविश्वास कर सकते हो and बिल्कुल, will only lead to worse things, right? Then you will turn into your dad, which does not make sense. But if you go to a consultant first, if you learn the workings around it, if you learn ki shit, it is not that deep, you know. So I think it will always be better तुम consultant पे गए and the consultant tells you you need that remedy, then you will get that remedy anyways. But if it turns out कि the consultant says you don't need the remedy, right? All you need is this direction. डायरेक्शन, हाँ जस्ट तो मोस्टली सजेशन ही देते हैं हम उसके केस में फिर मतलब रेमेडीज वहाँ देनी ज़रूरी है जहाँ रेमेडीज का काम है। अब कई जगह पे रेमेडीज का काम ही नहीं है, इससे समझाना ज़रूरी है। जैसे वो बच्चे और माँ बाप के 3 साल का बच्चा और उनके तो बच्चों को समझा नहीं सकते क्योंकि उसकी गलती ही नहीं है, तो उनके माँ बाप को समझाएंगे उस चीज़ के अंदर, पर रेमेडी कोई है ही नहीं, तो सजेशन ज़रूरी है उसके अंदर। तो ऐसा जो अच्छा कंसल्टेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहा है। But you still came to that conclusion कि consulting हमेशा करानी चाहिए। कंसल्टिंग तो होनी चाहिए। Consultation is such a thing ना कि the younger people that supposedly don't believe and they don't have to believe. They themselves have the right to not believe and you shouldn't even care that they don't believe. End of the day, a consultation should just be a consultation. So I think consultation तो is something that we should always टेक कुछ टाइम पीरियड के ऊपर मानो ना मानो करो ना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, आपको एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर परमानेंटली अपने साथ रखना ही चाहिए जिसके साथ आप हर वो बात कर सको जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि आप उसके साथ वो बात करो, एक तो आप हल्के होंगे, ऊपर से जो आपको वो सजेशंस देगा प्रॉपरली, तो वो आपको वो पैटर्न्स ब्रेक करेगा जहाँ पे आप अटके हुए हो, और जैसे ही वो पैटर्न्स ब्रेक होंगे आप उससे निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ से बढ़ जाओगे आगे। नहीं तो अदरवाइज वो जो जहाँ अटके हुए हो, जो अटकन है आपकी, वो जो गांठ बन गई है, उस गांठ को खोलने में आप अपनी इतनी टेंशन डाइवर्ट कर दोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे कि बाकी जो चीज़ें करनी थी वो रह जाएंगी फिर। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार इवन ये भी होता है कि हम सजेशन के रूप में हॉबी रिकमेंड करते हैं किसी को कि तू ये हॉबी परस्यू कर, ये कर, ये इस तरीके से ऐसे म्यूजिक सीख, ये इंस्ट्रूमेंट सीख, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ पैटर्न ब्रेक करेगी जो आपको अटका रही है। तो एक काउंसलिंग सेशन जो टॉप थेरेपी में आगे कन्वर्ट हो जाता है एक बेटर ऑप्शन नहीं है रेमेडीज़ खरीदने के कंपैरेटिवली। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेमेडीज़ खरीदना एक बात का स्टेप रख सकते हैं, पहले हमें कंसल्टेशन पे ही जाना चाहिए। हम तो ऑलवेज प्रेफर करते हैं कंसल्टेशन लो, बट कई लोग कहते हैं कि बस देखो इंडियन माइंडसेट है ये, आप इसको बुरा मानो या भला मानो, इंडियन माइंडसेट है कि वो सर्विसेज पे करने के लिए रेडी नहीं होता। ये है विद डेटा की यही कहता है ना, पर वो प्रोडक्ट्स को पे कर लेता है इजीली। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम रह सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर द कंसल्टेशन फर्स्ट, एडवाइज़र के पास जाओ, बात करो, और हमारे एडवाइजर्स जो हैं वो तो फ्री योगदान देते हैं, हफ्ते में एक दिन उनका फिक्स है कि वो फ्री देते हैं उस दिन, आप उस दिन जाओ, उनसे बात करो, फिर वो जो रिकमेंड करे उस हिसाब से आप अपना रेमेडीज़ करो। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्या इशू है उसके अंदर, ज़रूरी थोड़ी है कि लगानी है चीज़ें, तो बिना रेमेडी के भी काम चल जाएगा। बट हाँ, आप पोस्ट शॉर्ट हो कि ये चीज़ तो मेरी इससे सॉल्व हो ही जाएगी तो आप कर लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर अकॉर्डिंगली। हाँ जी, नेक्स्ट। सर सबकॉन्शियस हमने बात करी, बहुत बात करी हमने। एक में से थोड़ा डिफरेंट जो आप यूजुअली बोलते हो, व्हाट इज़ होलिस्टिक अप्रोच, जो आप कहते हो उसको एक होलिस्टिक वे में देखना ज़रूरी है। टोटलिटी में देखना किसे कहते हैं? एक राजा की नई रानी आई, लंदन से एमबीए किया हुआ उस रानी का कजन, और वो रानी को बड़ी दिक्कत होती थी कि ये सब स्लो क्यों है यहाँ, मैं सब सिस्टम सुधार दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं इसको ऐसे बढ़िया कर दूंगी, मैं ऐसे बढ़िया कर दूंगी। तो वो राजा को कहती थी एक्टिव नहीं है आपके लोग जी, ये जो है ना थक गए हैं। और राजा को तो समझ में आ ही रहा था क्योंकि रानी तो कभी भी बदली जा सकती है, राजा तो राजा है, तो पेशेंस। बोले अच्छा क्या करना चाहिए? बोले मेरा कजन है, एमबीए किया हुआ है, सो क्विक सो फास्ट मल्टीटास्कर। बोले इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, बुला लिया। 6ठी मंजिल के ऊपर राजा का कमरा था, और उस जमाने में लिफ्ट हुआ नहीं करती थी, एमबीए होती थी लंदन में पर लिफ्ट अपने यहां नहीं लगी थी अभी, उस दौर की बात होगी। तैयार व्यार होके अगले दिन सुबह इंटरव्यू देने के लिए एमबीए कजन आया, कट एनर्जी दिखानी थी ना, 6 मंजिल चढ़ के आया। तो राजा बालकनी में खड़ा था, बाहर से कोई लकड़ी लेके जा रहा था। राजा ने कहा इस लकड़ी का पता करो, ये लकड़ी किस पेड़ की लकड़ी?
कड़कड़ 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 भाग के गया, कड़कड़ 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 कड़ ऊपर आया, ये लकड़ी साहब फलां पेड़ की है। अच्छा, ये इमारती लकड़ी है कि फर्नीचर की लकड़ी है? ये जलाऊ लकड़ी है। कड़कड़ 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 कड़ पूछ के आया, कड़कड़ कड़कड़ कड़ ऊपर आया, ये लकड़ी क्या भाव की है? ये अपने को किस रेट में दे देगा? तब तक टाई खुल गई, तस्मे खुल गए जूते के, शर्ट बाहर निकलनी थी। कौन से जंगल की है, गीली है कि सूखी है? राजा एक एक करके सवाल पूछता जा रहा है। रेल पेल हो गया मामला। राजे में बड़ी पेशेंस, रानी खुश, एनर्जी मल्टीटास्कर एनर्जी। फाइनली अपने को कितने में दे देगा? सर, आई हैव नेगोशिएटेड सो वेल दैट वी आर गेटिंग द बेस्ट डील पॉसिबल एंड आई बिलीव I can get, you see, around 40% discount, and I also told him that you deduct my commission as well. राजा बोला शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो इतने में वो पुराना मंत्री भी आ गया, उसका टहलता हुआ आके पसर के बैठ गया सोफे में एक साइड में। रानी कह रही है, राजा खड़ा है, ये बैठा है, इसको अकल नहीं है क्या? अब रानी का तो काम है। उसने आके कहा, राजन आज सुबह सुबह क्या खेल रहे हो? बोले वो लकड़ी का देखना जरा, वो लकड़ी वहां। अब उम्र हो गई थी, आराम से वो गया, लकड़ी वाले से बात करी, आराम से ऊपर आया, बोला क्या करना है राजन लकड़ी का? बोले अपने को चाहिए भाई। बोला पर राजन चाहिए क्यों? बोले आ जाएगी कोई काम, मुझे ठीक लग रही है लकड़ी। बोला हाँ क्या काम? अपने ऑलरेडी स्टॉक्स में है, आप कहाँ यूज कहाँ करना चाहते हो, इसका पर्पस क्या है लकड़ी का? तो रानी बोलते जब राजा साहब कह रहे हैं आप उन्हीं की बातों का जवाब दीजिए, आप जो पूछा जा रहा है उसको पूछ के आइए और फिर आइए, क्योंकि उसके तो दिमाग में काम करने का तरीका बैठा हुआ है। तो कहते देख लेंगे काम क्या है, क्या ये लकड़ी किस चीज की है? बोले साहब फलां पेड़ की। अच्छा क्या काम आती है? राजा साहब ये तो जलाऊ लकड़ी है, ये जलाने के काम आती है। भाई कितनी गुल्ली सूखी है? बोले चुन के लाया, आदमी सियाना है, लकड़ी सूखी ही लाया है सारी, ठीक साइज कटे हुए हैं, पर अपने जो देगचियां हैं, जो अपने चूल्हे हैं, उनके हिसाब से टुकड़े छोटे हैं, बट मैं चेक कर सकता हूं हमारे रसोई वालों से, अगर हमारे लिए यूजफुल होंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। बोले अच्छा कौन से जंगल की है? बोले जी वो फलां वाला जो नदी की साइड वाला वो वाला हिस्सा है ना, वहां के जंगल की है। अच्छा तो क्या रेट में मिल जाएगी? बोला रेट क्या? मैंने उसको कहा कि भाई राजा साहब ने पूछा है, उनको चाहिए ये लकड़ी। कहता है साहब वो तो मेरे से कोई कर भी नहीं लेते, मैं रोज ही इससे पेट पालता हूं, अगर राजा साहब को लकड़ी चाहिए तो मेरे को तो खुशी है, मैं तो यूं ही देने को तैयार हूं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या? पैसे की तो बात ही कहां बच गई है। क्या आप मेरा भाव समझ रहे हैं? होलिस्टिक अप्रोच, वो एक ही बार में सारा सिस्टम देख लेता है। और जो एमबीए है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? डेवलप अ होलिस्टिक अप्रोच, जहां बैठ गए, जिस व्यक्ति के साथ बैठ गए, उसके बाद कोई सवाल बचे ही नहीं, ये प्रैक्टिस करनी है। बाकी सर कस्टमर कंसर्न्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना। हाँ बिल्कुल। जैसे सर लाइटनिंग टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं लोग रादर देन मतलब जो रेमेडीज़ लगनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो सर कहाँ पे लाइटनिंग टेक्निक्स बेटर रहती है और कहाँ पे जो लाइटनिंग इन द सेंस कि वो जो बल्ब्स कलर बल्ब्स होते हैं, हाँ वो अगर यूज़ का कहाँ पे हम वो कर सकते हैं और कहाँ पे हमारी रेमेडीज़ लगनी चाहिए? देखो रेमेडीज अगेन वो लेवल 3 की प्रोग्रामिंग है, उसमें लाइटनिंग टेक्निक नहीं आती। लाइटनिंग टेक्निक कहाँ यूज होती है? वो वहाँ यूज होती है जहाँ पे एरिया कट हो और उसको फिल करने का ऑप्शन हो। जैसे शाफ्ट, फ्लैट्स में शाफ्ट होती हैं, वो कट पार्ट होती हैं बेसिकली,
तो वहाँ पे जिस जोन में आ रही है उस जोन के एलिमेंट का अगर आप कलर बल्ब लगा दोगे तो वो लाइट से फिल हो जाएगा। तो वो फिलिंग के लिए यूज़ होती हैं लाइटनिंग टेक्निक्स। ना वो स्ट्रेंथन करती जोन को, ना वो कम करती जोन को। अगर कोई इसमें यूज़ कर रहा है तो वो बहुत गलत यूज़ कर रहा है, वो कोई इफेक्ट नहीं आता उसका। ना स्ट्रेंथन करती ना कम करती, जोन बैलेंसिंग में उसका कोई यूज़ नहीं है। वो जस्ट एक फिलिंग के लिए यूज़ होती है कि वो फिल करना है किसी पार्ट को आपको, बस वो वहीं उसका वहीं तक यूज़ केस है बस। तो अब इस फील्ड के अंदर वर्क एथिक के बारे में भी कुछ टॉपिक्स तो होंगे जो हम कवर कर सकते हैं। जैसे आप एक पोजीशन होल्ड करते हो एक इंडिविजुअल की लाइफ में कि आप उनको एक डायरेक्शन में भेजना, मतलब भेज रहे हो, आप अपनी रेमेडीज़ के थ्रू करते हो, आप बात करते हो उनसे जब आपको रिजल्ट करना आता है वो आपको। तो इस फील्ड में वर्क एथिक कैसे, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो वर्क एथिक को? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेसी, हम्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेसी, हाँ जी। कि आपके साथ जो बात हो रही है वो आपके तक की है। बस मेन तो प्रिवेसी है और ट्रस्ट, उसी से ट्रस्ट बनता है। फिर क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। कई एडवाइजर्स मैंने देखे हैं जो पीछे क्लाइंट की बातें कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने उनको बोला भी है भाई तेरा क्लाइंट है, प्लीज़ बात मत कर इसकी, वो क्या है। अगर कोई केस डिस्कस करना है तो भी आप क्लाइंट का नहीं जो है मास्क करो, उसके बाद बात करो, ताकि क्योंकि सामने वाले में कोई इमेज ना बना ले उसकी बातों से, उसकी कोई भी किसी भी ABCD हमें लेना भी देना भी क्या। जब तक एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात है तब तक तो ठीक है, बट अगर पीछे आप सिर्फ उसे चुगलियाँ कर रहे हो कि वो ऐसा था वो ऐसा था, तो वो तो एक मतलब बंदे के अंदर कमी है बेसिकली। तो एडवाइज़र एक दूसरे को भी हम समझाते ही हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा होता है तो प्लीज़ यार उनकी बात मत करो, ये अपने रिलेवेंसी नहीं है। ट्रस्ट, प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर फील्ड। अगर प्राइवेसी है, लोग अपने आप की मन की बात शेयर कर रहे हैं आप पे बहुत ट्रस्ट करके, और आप फिर भी फैला रहे हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके अभी तक पूरे करियर में आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है जिसके अंदर आपका कोई क्लाइंट आपसे इमोशनली अटैच हो गया हो? और क्योंकि जैसे थेरेपी में, साइकोलॉजिकल थेरेपी में एक टाइम आता है जब हमको थेरेपी सेशंस कैंसिल करने पड़ते हैं उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं उन सेशंस के ऊपर। तो ऐसा कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो? हम लोग इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट ही नहीं करवाते। हम अपने जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसको स्टेप वाइज में प्रोसेस कर देते हैं ऑटोमेटिकली, और उसके बाद जब वो स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एक AMC के रूप में क्वार्टरली मंथली विजिट्स रखते हैं। तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उनको हैबिट पड़ जाती है बात करने की हमसे या कुछ भी है, और कुछ बात करनी भी होती है तो वी आर अवेलेबल ऑन द फोन। मतलब जब मैं कंसल्टेंसी करता था बेसिकली, तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, जो कि अगले ने मेरे पर ट्रस्ट करके मेरे को पैसे दिए हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो खड़ा हूँ। कोई वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन तब होती जब वो साइट विजिट होती थी, अच्छा, पर वो रेगुलरली नहीं होता? रेगुलरली नहीं रखते थे। वो इसलिए कि वो डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि फिर क्लाइंट ये भी पूछने में लग जाता है कि मैं क्या पहनूं। वो वॉल क्लॉक लेने जा रहा है तो वो फोटो भेज रहा होता है कि मैं कौन से वॉल क्लॉक लूं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में घुसने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर लाइफ के अंदर सब कुछ परफेक्ट होगा तो लाइफ बचेगी ही नहीं। एक बेड है, घर में बेड है, बेड अगर बिल्कुल वेल मैनेज्ड है तो ठीक है, बट जब तक उस पर हल्का सा तकिया इधर होगा तो पता लगता है कि हाँ कुछ सोया था इसके ऊपर, तो यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। तो थोड़ी सी इम्परफेक्शन लाइफ का ही है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बात भी कर रहा था कभी इस चीज़ के ऊपर कि नेचर के अंदर कहीं भी इम्परफेक्शंस नहीं है। नेचर में कहीं भी इम्परफेक्शंस नहीं है। नेचर का अगर आप अनटच्ड फ्रेम देखोगे, वो भले कितना मैसी लग रहा हो, वो पर अपने आप में एक फ्रेम है एस्थेटिक वाइज प्रॉपरली, है ना। एक पत्ता गिरा हुआ है फॉरेस्ट के अंदर, वो पत्ता पड़ा हुआ है, वो भी एक फ्रेम में बहुत परफेक्टली आएगा वो पत्ता भी। नेचर में इम्परफेक्शंस है ही नहीं। ह्यूमंस जहाँ आते हैं वहीं पे इम्परफेक्शंस स्टार्ट हो जाती है, और ह्यूमंस इम्परफेक्शंस का ही एक रूप है। तो थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस पता लगाते हैं कि यहाँ पे लाइफ मौजूद है, लाइफ इन द सेंस कि ह्यूमंस मौजूद है। तो नेचर तो परफेक्ट है। पूरी की पूरी जो फील्ड ऑफ आर्ट है स्टेम्स फ्रॉम द ह्यूमन एरर। आर्ट का मतलब ही होता है व्हाट इज द ह्यूमन टच, जो बोलते हैं ना कि इस चीज, ये तो बहुत मैकेनिकल चीज है, इसको ह्यूमन टच चाहिए। ह्यूमन टच ही है। दैट ह्यूमन टच इज अ एरर कि उसमें सब कुछ सही है, कुछ तो गलती करो तभी तो। जैसे यू आस्क ह्यूमंस टू बिल्ड एक पैटर्न,
maybe now with the modern sciences and the predictive technologies and everything, we'll be able to find that out. But if you leave a human alone, just a human with his mind, he will never be able to come up with a hexagonal pattern which is used in honeycomb. honeycomb But bees do it. कैसे? Because their nature, they don't have a self. उनका अहंकार नहीं होता. उनकी म्यूटेशन ऐसी हुई है उनकी एवोल्यूशन में the only important thing is efficiency. एफिशिएंसी हम लोग सेल्फ को वो करने के लिए ना कि हाउ विल माई सेल्फ बी हैप्पी, हम उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में कभी एफिशिएंसी नहीं देखते. द ह्यूमन एज ऑलवेज द टॉप आपके दिमाग में कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जब तक खुश हूँ तब तक दुनिया ठीक है. वो सारा का सारा खेल ही मैं का है ना. हाँ. जिस दिन मैं डिसॉल्व हो जाएगा उस दिन तो खेल ही खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली. ऑटोमेटिकली. दैट इज एनलाइटनमेंट इन हाँ, किसी को चाहिए ही नहीं कुछ भी फिर उसके बाद तो सेल्फलेसनेस. सेल्फलेसनेस, ईगोलेस. तो जो ह्यूमन का एरर है ना, दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. इसीलिए व्हेन एआई मेक्स आर्ट, इट सीम्स वेरी ऑफ, इट सीम्स टू गुड. वुड यू से द बेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड, a good contender would be Mona Lisa, right? मोनालिसा से ऊपर कहाँ जाओगे पेंटिंग्स की बात करते हुए? मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है. ओ जी, हम आप किसी इंसान को नॉर्मली खड़ा करो और उसको इमेजिन करो विदाउट आईब्रोज. आप कर ही नहीं सकते, आपको कोई एलियन लगेगा आपको. बिकॉज़ इट विल गो इनटू द अनकैनी वैली एंड यू विल सीम ऑफ. ये तो बहुत गलत लग रहा बहुत गलत लग रहा है. है. बट मोनालिसा में वो वर्क करता है. क्यों करता है? तो फ्लॉ है तो कि बाकी वो फ्लॉलेस है. क्योंकि वो जो फ्लॉ है वो आपको बताते हैं किसी इंसान ने बनाई है ये पूरी की पूरी. जो probabilities होती है ना of a human creating something 99% pure, that is what you are hoping to achieve, never the 100%. एक अच्छा आर्टिस्ट 70% बना पाता है जो वो सोचता है. एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट 85% बना पाता है. जो बेस्ट होंगे ना वो 99 के बीच में खेलते होंगे. बट कोई भी 100 टच नहीं कर सकता बिकॉज देन इट इज नॉट ह्यूमन. मैकेनिकल हो जाएगा क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, वो सिस्टमिक सिस्टम मिल जाएगा पूरा पूरा. पूरी आर्ट की फील्ड इस चीज पे बेस्ड है कि ह्यूमन एक एरर करेगा और वो एरर की ब्यूटी ढूंढनी है. वो फ्लॉ की ब्यूटी है. एग्जैक्टली. पर उसके लिए वो फ्लॉ की ब्यूटी मेंटेन करने के लिए आपकी बाकी 99% चीजें परफेक्ट होनी चाहिए. ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. एब्स्ट्रैक्ट हैज टू कम फ्रॉम द ह्यूमन एरर कि यू आर यूजिंग ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स और बीच में एक बहुत बड़ा स्पॉट ऑफ डार्क ब्लैक एकदम आप डाल दो. दैट शुड नॉट बी देयर, राइट? इन अ सिस्टेमिक वे दैट शुड नॉट बी देयर. वो एक फ्लॉ है वहाँ पे और वो इंसान ने डाला है वो फ्लॉ. तो वो फ्लॉ ब्यूटीफुल है. क्यों? क्योंकि सेल्फ सबसे ऊपर है, इंसान सबसे ऊपर है, राइट? इंसान ने कुछ किया गलती तो अच्छी करी है. अच्छी. तो ह्यूमंस आर द फ्लॉ. इम्परफेक्ट है वो, मुझे परफेक्ट है अपने आप में. नाइस, गोइंग वेरी डीप. तो कबीर, अगर कबीर पढ़ोगे तो इसमें अपने आप ही ईगो डिसॉल्विंग थिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं. लोग कहते हैं कि हम ये ड्रग्स करते हैं, वो ड्रग्स करते हैं टू डिसॉल्व आवर ईगो, जस्ट टू रियलाइज कि वो स्टेट कैसी होती है ईगो डिसॉल्विंग वाली. डीपर्सनलाइजेशन कहाँ फील कर सकते हैं उनको. वो बहुत नशे करते हैं उस चीज़ के लिए. ayahuasca जाते हैं, सो मैनी थिंग्स है ना, साइकेडेलिक्स करते हैं. मैं कहता हूँ वो सब छोड़ो ना, क्या करना है उस चीज़ का. तुम कबीर के दोहे सुनने शुरू करो, एक बार कबीर को समझना शुरू करो, तुम ऑटोमेटिकली उस स्टेट में परमानेंटली आने लग जाओगे. ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की. बट ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हिम. मतलब ये एक धीरे धीरे अपनी जर्नी, क्यों अपनी जर्नी भी है एंड इट इज़ वेरी. अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस से रियलाइज़ करते हो और आप सुन भी लेते हो तो वो अब्जॉर्ब नहीं करते हो क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वी हैव आर कंसेप्ट्स एंड आर नहीं वो ऐसे नोशन. वही बिलीफ तो हटाने हैं ना, वो नोशन से तो खत्म करने हैं. और वो जो बिलीफ है वो बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल फाउंडेशन built हो जाएंगे. है तो वो टूटेगा नहीं. तो इसमें इसलिए हमारी रेमेडीज़ कहीं ना कहीं इनकलकेट होती है क्योंकि हम उनके बिलीव्स को नहीं हटाते, हाँ, बस हम उसमें वो ऐड ऑन ऐड ऑन कर देते हैं. सो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट. अब जैसे अगर आप किसी को ये बोलोगे कि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल पे ट्रेन करो तो दे विल नॉट बी एबल टू डू इट. बट अगर आप ये बोलोगे ठीक है ये आपका कंसर्न है, आप यहाँ पे येलो वास रख लो, इट इज़ गोइंग टू वर्क. क्योंकि उसके लाइफ में जो उस पर टेंशन जिस चीज़ पे चाहिए, उसको बिजनेस पे टेंशन डालनी है तो वो वहाँ डाले ना. बाकी तो उसको जो मीडियम देने हैं वो हम दे देंगे. उसको क्यों ये चीज़ पे लेके आओ, तू विजुअलाइज कर, 1 घंटा इस पे निकाल, इमेजिन कर, आंखें बंद कर, ये लिख. 2 घंटे का जहाँ वो उस चीज़ों में बर्बाद करेगा, वो 2 घंटे अगर काम में लगा लेगा तो वो शायद 10 टाइम्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो उसको जो करना है, जो उसके लिए वो करे, जो हमारे लिए हम वो कर रहे हैं ताकि उसकी हेल्प हो सके. सो इट इज़ लाइक मेकिंग लाइफ ईजियर. और वो गैप क्योंकि इसको सीखने में समझने में शायद पूरी लाइफ लग जाएगी. अब भालू है, बियर है, बियर सोचे कि भाई मेरे को चाहिए होती है हनी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना, तो क्यों ना मैं ही हनी बनाना सीख लूं.
अब वो कितने मिलियंस ऑफ ईयर निकाल देगा, हो सकता है वो इवोल्यूशन के अंदर हनी बनाने में, वो नहीं बना पाएगा, बनाएगा तो नहीं, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इवोल्यूशन के अंदर वो बनाने में, तो उसका क्या फ़ायदा है? उस मधुमक्खी का काम है शहद बनाना, वो बना रही है, वो अपना काम कर रही है। भालू का काम है शहद खाना, वो अपना काम कर रहा है। सर इसमें प्रकृति अलाइनमेंट वाला जो हमारा कंसेप्ट है कि लेट्स से इफ मैं बी नहीं हूँ और मैं बी वाला काम कर रही हूँ, तो वो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी उस चीज़ में जो मेरा काम नहीं है। सो इसमें क्या इस कंसेप्ट से भी हमारी रेमेडीज बनी है? यही कंसेप्ट ही तो है सारा का सारा। हमारी रेमेडीज अहंकार को, अहम के आकार को हल्का सा टच बेस करके चेंज कर देती है, जिससे आप वो चीज़ करने लग जाते हो जो आपको करनी थी, और वो हट जाती है जो हटानी थी। यही तो है सारा खेल, अहंकार पे चल रहा है पूरा का पूरा। अहम के आकार को चेंज कर दो, प्रोग्रामिंग चेंज कर दो हल्की सी, उसी से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी सर मेरे को ओवर थिंकिंग के बारे में पूछना था कि बेसिकली अब जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो, या कोई भी कोई काम करता है तो उसमें थोड़ा सा तो ओवर थिंक ज़रूर करता है कि भाई गलती ना हो जाए, कि मैं उसको जितना अपनी तरफ से परफेक्ट कर सकता हूँ। ऑल्दो हो सकता है कि मैं फर्स्ट ड्राफ्ट दूँ और आप क्या कहते हैं सामने वाला बोले हाँ ये तो बढ़िया लग रहा है, बट स्टिल मैं उसके 4 या 5 ड्राफ्ट बनाता हूँ कि बी रेडी फॉर 22 ड्राफ्ट मिनिमम। हाँ, कि अपनी तरफ से मैं ओवर थिंक कर करके जितना अपने तक पहुंचा सकते हो फाइनल तक, वहां तक पहुंचाओ। उसके बाद जब सामने ले जा रहे हो जिसके लिए, अगर वो उस पर काट के दे रहा है, उसके अगेन भी अगर 10 ड्राफ्ट बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने 22 ड्राफ्ट्स बनाए और उसके बाद सामने वाले ने उसको कहा कि नहीं इसमें अभी और गलतियाँ हैं, तो क्या होगा? तो वो उसको कैसे हम ओवरकम गए कि यार गलत कैसे बता दिया? ये तो वही तो अहंकारी तो आ गया ना खड़े होके। वही अगर ये इसका परसेप्शन चेंज कर दोगे माइंड का, अरे यार मैंने तो यहाँ पे अपना ये समझा था कि ये बेस्ट है, पर इससे भी बेस्ट हो सकता है, ये तो कमाल हो गया, सीखने को मिला कुछ और। परसेप्शन चेंज किया, माइंड का पैटर्न चेंज हो गया। yes and कर, yes and यस एंड you say yes and then you हाँ. card राइट। instead of rejecting किसी का भी आइडिया, किसी ने कुछ बोला है चेंज करो, उसको रिजेक्ट करने की जगह you say yes एंड देन ये ग्रो। yes agreeing to what he is saying and doing what you are supposed to. लोग कहते हैं बहुत काम है, बहुत काम है, ऑफिस में बहुत काम है। मैंने अपने फ्रेंड से भी बहुत सुना है, बहुत काम करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं। मैं कितना काम करवाते हैं? कहते बहुत काम करवाते हैं। मैं कितने घंटे देते हो तुम? कहता 8 घंटे। वो उनके फिक्स आवर्स हैं, कहता 8 घंटे का टाइम है या 9 घंटे 10 घंटे हो जाते हैं। मैं कहा ठीक है, पर बहुत काम क्या होता है? काम तो काम होता है। किसी ने आपसे बाय किए हैं आपके 8 घंटे 10 घंटे, है ना, 1 घंटे ऊपर 2 घंटे ऊपर लगा भी रहे हो तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आप पर किसी ने बाय किए हैं आपसे, आप 8 घंटे भी दे रहे हो, किसी ने बाय करके लिया है ना, आप उसमें भी सोच रहे हो कि मैं उसमें भी बचा लूँ, उसमें भी वो मार लूँ, तो उसमें गलती किसकी है? हमारी। वो अहंकार बीच में आ रहा है ना बेसिकली। इतना काम करवाते हैं, इतना काम, अरे काम तो काम है, तुम तो टाइम डिवोट कर रहे हो ना उसके अंदर बेसिकली। ये शायद वहाँ आता है जब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है। अगर मुझे पसंद है तो मैं 8 क्या 12 घंटे भी दूंगा, 15 हाँ, दूंगा, तो मैं इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो काम तुम्हें पसंद नहीं है ना, उसको ऐसे SOPs और ऑटोमेट कर दो कि वो तुम्हें करना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। कई काम ऐसे आते हैं जो हमारे को पसंद नहीं होते, बट हमें करने पड़ते हैं क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर है, तो उसको या तो डेलीगेट कर दो, जिसको पसंद है वो काम उसको दे दो। जैसे वो वीकनेसेस वाली बात होगी कि अगर वीकनेसेस हैं तो वीकनेसेस पे काम मत करो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, वीकनेसेस को डेलीगेट कर दो। जिसकी वो स्ट्रेंथ होगी, किसी की तो होगी ना वो स्ट्रेंथ, उसको दे दो वो चीज़, तो वो अच्छे से करेगा उसको। तो ऐसे करते करते निकल जाएगी। परसेप्शन बहुत ज़रूरी है काम का, कि परसेप्शन क्या है आपका। जितना अपना परसेप्शन वाइड करोगे, ग्रो करोगे, उतना तुम ग्रो करते चले जाओगे ज़िंदगी में। एक हिरन में और शेर में क्या फ़र्क है? मतलब मैं ये कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जस्ट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ। एक हिरन और शेर में, जब मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ या ऐसे कोई जहाँ पे भाग रहे हैं आपस में, तो हिरन कभी भी देखोगे ना डरा हुआ घूमता है 24 घंटे। वो देखता रहेगा आसपास कोई पीछे, कोई तो शेर तो नहीं है जो खा जाएगा मेरे को पकड़ के, कभी उसके देखना, वो डरा हुआ घूमता है। और शेर क्या है, वो बैठा है आराम से, उसके दिमाग में हिरन है ही नहीं। उसके दिमाग में हिरन जब आएगा या तो जब उसको दिखेगा या जब उसको भूख लग रही है। तो 24 घंटे ये सोचना कि बहुत काम बहुत काम बहुत काम बहुत काम, जब काम आया काम करो, निपटाओ, आगे निकल जाओ। तो सर क्वेश्चन फिर वही था कि अगर मैं ओवर थिंक करके उसके 22 ड्राफ्ट बना रहा हूँ अपने किसी काम के, तो इस वे में तो ओवर थिंकिंग अच्छा है या ओवर थिंक बुरा है? तो ओवर थिंकिंग ना अच्छा है ना बुरा है, हाँ। डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी क्रिएटिविटी को, उस ओवर थिंकिंग को अपनी क्रिएटिविटी में कैसे इंकलकेट कर रहे हो।
कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छी बुरी का तो एक ह्यूमन से टैग लगा दिया है। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा है। किसी के लिए सिगरेट पीना बहुत अच्छा होता है, पर किसी के लिए बहुत बुरा है। जिसको कैंसर है, लंग कैंसर है स्पेसिफिकली, उसके लिए बहुत बुरा है। तो ऐसे ये तो एक बाइस है कि अच्छा बुरा, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो अचीव करना है, उस तक पहुंचने के लिए क्या वो चीज़ उस चीज़ को अचीव करवाएगी? अगर वो नहीं कराएगी तो वो डिस्कार्ड है, अगर करवाएगी तो वो ओके है। तो अपना लाइफ का पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्पस के थ्रू ड्रिवन हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो। ये आपका पर्पस है तो आप ऑटोमेटिकली घोड़े की नाल लगा के फोकस होकर निकल जाओ फिर उसमें, बाकी सब इरेलेवेंट है फिर आपके लिए। अगर ओवर थिंकिंग मुझे मेरे अचीवमेंट की तरफ पहुंचा रही है तो अच्छा है, तो अच्छा अगर रैंडमली मैं फ्लिकर हो रहा हूँ तो वो गलत है। गलत है, वो फिर वो फालतू की चीज़ें हैं। अब क्रिएटिविटी ओवर थिंकिंग से निकल सकती है। बिना क्रिएटिविटी आप कोई एक क्रिएटिव बंदा दिखा दो जो ओवर थिंक ना करता हो, जिसको उसी ओवर थिंकिंग रोक दोगे वो क्रिएटिव खत्म हो जाएगी उसकी क्रिएटिविटी। ADHD वाले अगर वो मेडिसिन ले लेते हैं ADHD की, तो जो क्रिएटिव काम कर रहे थे वो क्रिएटिव काम कर ही नहीं पाते जल्दी से, क्योंकि वो इतना ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है उनकी, वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, मैकेनिकल में घुस जाते हैं फिर वो धीरे धीरे। बट हाँ, ओवर थिंकिंग चल रही है तो थोड़ा काम डाउन भी करना पड़ता है। किसी भी चीज़ के 4 पहलू होते हैं, या तो वो ओवर है, या अपने जैसे वास्तु में बोलते हैं कोई भी जोन एक्सटेंडेड है, एग्जॉस्टेड है, बैलेंस्ड है, या पोलैरिटी चेंज है। ये 4 चीज़ें होती हैं बस। तो अपनी प्रॉब्लम को तुम इन 4 पहलुओं को देख लो कहाँ करना है, और तुम्हें करना क्या है, बैलेंस करना है हर चीज़ को। आयुर्वेदा के अंदर क्या बोलते हैं, त्रिदोषों को बैलेंस करना है, इसलिए उनको दोष बोला गया है कि ये तो दोष हैं, पर जब बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से चलते रहोगे। जैसे ही कोई दोष ऊपर गया वैसे ही उसमें बीमारी आनी शुरू हो जाएगी उससे रिलेटेड। तो बैलेंस इज्जत नहीं, नेचर को बैलेंस पसंद है हर चीज़ का। जैसे जो भी है ह्यूमन इडियोसिंक्रेसीज है और ये सब चीज़ें हैं ना कि मैं ओवर थिंक करता हूँ, मुझे ADHD है, मेरे को DID प्रॉब्लम है, मैं डिसोसिएटिव हो जाता हूँ कभी कभी, मेरे को डिटैचमेंट इश्यूज़ है, कमिटमेंट इश्यूज़ है। एंड ऑफ द डे जैसा आपने बोला, नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, एवरीथिंग जस्ट इज़, राइट? यू पुट इट इन अ गुड कॉन्टेक्स्ट, अच्छी चीज़ है, पुट इट इन अ बैड कॉन्टेक्स्ट, बुरी चीज़ है। सो एटलीस्ट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ना, द बेस्ट वे टू गो अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, जहाँ पे तुम्हें लगता है यार ये बुरी चीज़ है, इसका मैं क्या करूँ, इज़ टू जस्ट make it a flip, make a switch, make a anchor thing, ठीक है, that allows you to go into that zone whenever you want. And once you have that ना, उसके बाद treat it as a power. जैसे आपको overthinking की प्रॉब्लम है, राइट? तो overthink करना एक random situation में usually बुरा ही होता है, बट इफ़ यू आर डूइंग अ क्रिएटिव वर्क, अगर आप बैठे हो, आप कुछ स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाह रहे हो, आप कुछ ऐड लिखना चाह रहे हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, यू कैन टैप इनटू दैट ओवरथिंकिंग जोन ऑफ योर्स and then you can bring out a very nice piece, right? But then you need to also have the ability to stop that whenever you उसको एंकर पॉइंट बना लो ना। ठीक है, एक एंकर पॉइंट बना लो आपने कि whenever I do this I feel the maximum amount of overthinking that I feel. That will allow your brain to not wander off जब उसे जाना है, क्योंकि ओवरथिंकिंग मीन्स कि आपके मन को ओवरथिंक करना की नीड है, इसीलिए तो वो कर रहा है। अगर आपको लग रहा है वो बुरा है तो आपका ब्रेन बंद क्यों नहीं कर रहा? बंद क्यों नहीं कर रहा? वो पैटर्न है आपका, जो कि क्योंकि वो आपके प्रकृति का पार्ट है। You can't change it. It is the constant. It's not the variable, right? तो अगर आप उसको चेंज करने की जगह उसको यूज करना सीख जाओ ना, तो वो वे स्मूदर निकल जाता है आगे जाके। एंड फिर ये फालतू सवाल आते ही नहीं कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों तो मैटर नहीं करता, कर रहे हो ना, तो उसको सही तरीके से कर लो उसको। एंकर पॉइंट्स एक बहुत अच्छी बुक है टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर। उसके अंदर एंकर पॉइंट्स बनाने सिखाए हैं किसी भी चीज़ से। अगर ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं तो एंकर पॉइंट्स बनाओ अपने और उसको स्विच कर लो। उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स ही रखें कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो आप जस्ट एंकर पॉइंट्स बना लो कि ये प्रेस करते रहो। वो पूरी प्रोसेस दिया हुआ है, फिर वो प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डोपामिन रिलीज होगा। पब्लिक जब आगे जाओगे तो आपको डर ही नहीं लगेगा, ओवरकम कर लोगे उससे। वो अच्छी बुक है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स। नेक्स्ट समय थोड़े कम कस्टमर वापस आते हैं। यस। सो कुछ कस्टमर्स की क्वेरीज रहती हैं जिनको माइल्ड स्टील एंड आयरन में डिफरेंस समझ में नहीं आता, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन वी से आयरन व्हाई इट इज माइल्ड स्टील, तो उसका क्या सेम है, सेम इन कंटेक्स्ट? कंसीडर्ड सेम ही लगाओ उसको। ओके, हम GI आयरन यूज़ करते हैं बेसिकली, गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसको माइल्ड स्टील भी लिख देते हैं।
क्योंकि वो साइंटिफिक टर्म्स के अंदर जाके वो वहीं पे जाके बैठ जाती है कॉम्पोजिशंस में, तो वो सेम ही है। MS आयरन एक तरीके से हमारी रेमेडीज कॉन्टेक्स्ट में आप सेम लगा के चलो। ओके, एक ये क्वेरी आई थी हमारी, क्या कुबेर जी और इंद्रदेव को साथ में रखा जा सकता है? अगर आपने बहुत तरीके से सोच के समझ के कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसका और वो कॉन्टेक्स्ट में सेट बैठ रही है तो हाँ रखा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट में सेट बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है तो रख दिया। अगर वो प्रॉपर्ली कॉन्टेक्स्ट में सेट बैठ रहा है तो रख दो, कोई इशू नहीं है। येलो वास न्यूमरो 8 से कैसे एसोसिएटेड है, उसका क्या कंटेक्स्ट है? न्यूमरो हाउ न्यूमरो 8 से एसोसिएटेड है हाँ, येलो वास, हाँ। इसकी कैसे? सैटर्न का नंबर है ना 8 बेसिकली। सो येलो वास को सैटर्न को रिप्रेजेंट, सैटर्न क्या है, किसी भी चीज में ब्लॉकेज देना, तो ये वैसे करता है, ब्लॉक करता है ना, स्टॉप करता है, लीकेज। तो हाँ स्टॉप करता है ना, तो वो सैटर्न की उसमें बेसिकली उसको प्लैनेट्स की भाषा में जब हम डिराइव करते हैं तो सैटर्न बोलते हैं, और सैटर्न को जब हम न्यूमरोलॉजी की भाषा में डिराइव करते हैं तो उसका नंबर 8 डिराइव करते हैं। सो अगर कोई न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहा है तो वो अगर सैटर्न का गुड हिट है तो वो येलो वास रख सकता हाँ, डिपेंडिंग ऑन द वही कॉन्टेक्स्ट एडवाइजर कि वो क्या सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि सोच के सजेस्ट करेगा तो रख सकते हैं, ऐसे ही नहीं रख सकते बेसिकली सिर्फ। है। सो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, देवता, ये सब किस लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप, किस लेवल पे खड़े हो, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो पूरा। सर हमारी जो एक न्यू रेमेडी है, जो स्टोन है, किचन स्लैब्स जो स्टोन है, उसमें ये क्वेरीज आती है कि मार्केट के जितने स्टोन है वो बहुत सस्ते हैं। मार्केट में जो स्टोन्स मिलते हैं, जो हमने बहुत जगह देखे हैं, क्योंकि हमने क्यों निकाला सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर लोग ग्रेनाइट और वो यूज़ कर रहे हैं मार्बल्स। ये जो ग्रीन स्टोन है, येलो स्टोन है, वो ग्रीन ग्रेनाइट या मार्बल ले लेते हैं, येलो ग्रेनाइट या मार्बल ले लेते हैं, वो पर्पस सॉल्व करेगा ही नहीं। हमें चाहिए नेचुरल स्टोन, क्योंकि उसकी जो एटम्स की कॉम्पोजिशन होती है वो अलग होती है नेचुरल स्टोन की, इसलिए स्पेसिफिक सर ने बोला हुआ है कि येलो जैसलमेर स्टोन और ग्रीन बड़ौदा स्टोन। नो डाउट ये भी सस्ते होते हैं मार्केट से अगर लोगे, पर जो हम लोग करके देते हैं उसकी पूरी फिनिशिंग, कॉर्नर्स को उसका कर्व करवा के देते हैं, उसकी पॉलिशिंग, तो करते 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 वो एक महंगा पड़ जाता है। और उसके बाद उसकी शिपिंग सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक बहुत महंगी पड़ती है उसकी, तो वो महंगा पड़ता है। वो सिर्फ उनके लिए डाला हुआ है जिनको कहीं नहीं मिलता, हम अवेलेबल करवा रहे हैं, आप ले लो। अदरवाइज इसकी बहुत ज़्यादा शिपिंग है, हमें भी लगता है कि हाँ ये थोड़ा कॉस्टली साइड पे जा रहा है, ये जो इतना नहीं होना चाहिए ये, बट क्या कर सकते हैं, जब नहीं अवेलेबल तो करवाना पड़ेगा, तो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी एक। सर जो आप बात कर रहे थे कि ये जो ब्लैक स्टोन्स हैं, क्या इसका हेल्थ इश्यूज भी है जब ये फायर के साथ? हाँ इसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं अभी कि वो कैसे ग्रेनाइट के जब हीटअप होता है तो वो क्या करता है, बट हाँ आप साइंटिफिकली उसमें AI के थ्रू डालोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें सारे एविडेंसेस हैं, हाँ प्रॉपरली है। बट जब ये स्टोन से जब फायर और जब ये स्टोन साथ वो बेसिकली जब हीटअप होता है ना, तो उसके जो मार्बल्स का जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो वो वाइब्रेट करते हैं हीट होके, तो उससे कुछ रिलेशन है उसका, हेल्थ इशू का कुछ ना कुछ रिलेशन है, मुझे अभी एकदम उसका क्लैरिटी नहीं है, पर आप AI से पूछोगे आई थिंक वो उसका आंसर और कर जब देगी। ये सेम पर्पस जब ये रिपीट होता है प्रोसेस, तो वो हमारे स्टोन के साथ वैसा रिएक्ट नहीं करता। हाँ वो नेचुरल स्टोन के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, जो कि वो पर्पस ही उसके लिए बना हुआ है एंड बेसिकली। दैट इज व्हाई वी रिकमेंड स्टोन्स। स्टोन, नेचुरल स्टोन्स, ग्रीन जैसलमेर और ग्रीन येलो जैसलमेर और ग्रीन बड़ौदा, स्पेसिफिकली ये 2 स्टोन रखे गए हैं। ओके। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस करने के लिए हमने रेफरेंस चार्ट में दे रखा है कि एक आयरन स्टड्स भी यूज़ हो सकते हैं, एल्यूमिनियम स्टड्स भी हो सकते हैं, बट सर जैसे इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन करने में लोगों में कंफ्यूजन। सेम बात है वैसे तो, अगर स्ट्रेंथन करना है, कई लोग बोलते हैं एग्जॉस्टेड है जोन, उसको स्ट्रेंथन करना है या फिर उसको एक्सटेंड करना है, बेसिकली बैलेंस करना होता है हमें उसको, तो वो स्ट्रेंथन और इंक्रीज एक ही बात आ जाती है, जो कि बैलेंस करना है हमें एग्जॉस्टेड को, तो उसके लिए आप एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हो और SS भी यूज़, वो अपने आयरन भी यूज़ कर सकते हो। फिर स्ट्रेंथन एंड इंक्रीज में वो डिफरेंस क्या होगा? बैलेंस करना है बेसिकली, इंक्रीज करना, एक्सटेंड कुछ चीज़ कम है उसको इंक्रीज करके बैलेंस करोगे ना, वो बैलेंस स्टेट में लेके आओगे, या वो स्ट्रेंथ करोगे तो बैलेंस, बेसिकली वर्ड 2 हैं, बात सेम है, डेंसिटी और वर्ड। हाँ बस लेके आना बैलेंस स्टेट पे बेसिकली। अब कोई एक्सटेंडेड है जोन, उसको एग्जॉस्ट करना, उसको कम करना है, नॉर्मल भाषा में बोलेंगे लेमन टर्म्स में कि वो कम कर देंगे, कोई लोग बोलते हैं बैलेंस करना है उसको, तो बात तो एक ही है वो। और अगर वो बैलेंस स्टेट में हो तब भी हम स्ट्रेंथन कर, नहीं जरूरत ही नहीं है उसकी, अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर हम उसके रिजल्ट नहीं आया तो स्ट्रेंथन करना पड़ता था उसको, ताकि उसको एक्टिवेट कर लो काइंड ऑफ, ये लगा जाए। ओके, तो ये 3 स्टेजेस में ये 3 स्टेज में काम करता है। आई थिंक इसको अभी के लिए रैप अप करते हैं,
जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम पे ले लेते हैं, है ना? डन, आज को इसका रैप अप करते हैं, चलो।